अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और दुआगो है कि आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरे, सेहतयाबी से आप अपने दिन को मुकम्मल करें। जनाब, आवाम के लिए बहरहाल एक मुश्किल ज़रूर है और रोज़ इस मुश्किल का हम जिक्र कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें से कोई एक तो ज़रूरी महंगी हो रही होती है। बहरहाल पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब जो पेट्रोल की नई कीमत हो गई है वो है 334 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर। और इसके अलावा हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत जो है वो है 395 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर। तो गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 77 पैसे का इजाफा किया गया था, जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ था। यानी अब सिर्फ 2 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 9 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 11 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 334 रुपये और कुछ पैसे है, अगर आप जाएं पेट्रोल पंप्स पे तो आपको ये मिलता भी नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर ही बेच रहे होते हैं। अब इसको कौन देखेगा, एक तो ये चीज़ है। और अगेन उस एहतजाज का क्या जो कि इसकी वजह से ही हुआ था। आगे चल के इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि अब महंगे पेट्रोल या महंगे डीजल का बराह रास्त ट्रांसपोर्ट अशिया ज़रूरिया आम शहरी के माना बजट पर जो खदशा है ना पड़ने का, वो अब खदशा नहीं, वो अब पक्का होता जा रहा है कि ये यकीनन है कि ये इस पे पड़ेगा। चलिए आगे चल के इसमें मौसम की बात कर लेते हैं। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और कई शहरों में शदीद बारिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद पिंडी में मुसलसल तीसरी दिन जो है वो बारिश हुई है और अब नाला लई में तुग़यानी है। पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर खतरे के सायरन भी बजा दिए गए हैं। नाला लई में पानी की सतह अब 22 फीट से तजावुज़ कर गई है। तो महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में जुमे तक मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। एब्सोल्युटली। इसके अलावा आपको ये बताएं कि एक अच्छी खबर है और ये है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा गूगल ने अपना दफ्तर कायम कर दिया है और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने गूगल के पब्लिक पॉलिसी के नायब सदर वेलिंगटन वाइट और अमरीकी नाज़िमुल अमूर के हमरा दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। गूगल के नायब सदर ने ऐलान किया है कि जल्द ही जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको 1 साल के लिए ऐप जेमिनाई जो है मुफ्त इस्तेमाल करने की भी सहूलत हो सकेगी। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग और इस शोबे में पाकिस्तान के लिए ये खबर आना ये तो बहुत ही खुशाइंद है। रेपरकशंस क्या होंगे इसके, क्या हम इससे फ़ायदे उठा सकते हैं, शो में आगे चल के बात करेंगे। आज हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ भारत का सामना करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का ये जो मुकाबला है, ये दोनों टीम्स की आलमी कप की मुहिम के अगले मरहले में रसाई के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मार्के में भारत के खिलाफ फतह लाजमी दरकार है। बिल्कुल, टीम की अगले मरहले में रसाई के लिए उम्मीदें ऑब्वियसली बरकरार हैं, क्योंकि देयर इज़ वन मैच दैट पाकिस्तान हैज़ टू विन और पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो अगले राउंड में पहुंच जाएगा। लेकिन ये मैच इंतहाई अहम है और बहुत मुश्किल भी है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम स्टैंडिंग्स की बात करते हैं तो इंडिया हमसे बेटर रेट करती है और ऑब्वियसली इंडिया हमसे बेटर हॉकी खेलते हुए आगे आ रही है। इससे पहले वेल्स को हमने बराबर किया था 3-3 से। अब आज के मैच में उम्मीद लगाई जा रही है पाकिस्तान से कि अगर आज का मैच जीत जाती है तो अगले राउंड में हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर देख सकेंगे। विद दैट अपनी टॉप स्टोरी की जानिब चढ़ते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट एक दफ़ा फिर से बाज़गश्त हो रही है। क्या बानी पीटीआई अब जेल से बाहर आ सकते हैं? वो क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई के मामले में एक नई पेशरफ पैदा हुई है और अदालत उज़्मा ने बानी पीटीआई को आइंदा समात तक इस्लामाबाद के जो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल है उसमें मुंतकिल कर दिया है। अब ज़ाती मौलिज डॉक्टर उनके फैसल सुल्तान और फिर उनकी बहन उनसे मुलाकात की इजाज़त भी देने का हुक्म दिया गया है। तो अब वो सारे जो गिले किए जा रहे थे पीटीआई की जानिब से कि उनको सही इलाज नहीं दिया जा रहा है, ख़ास करके उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो रिजॉल्व हो गया है, जिससे एक दफ़ा फिर से ये बातगश हो रही है कि क्या बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। 48 घंटे यानी 2 दिन का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हुकूमत इमरान खान को शिफ्ट करे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो अब इस पे खुल के सामने आई है और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो है इसको चैलेंज करने का ऐलान किया। तो चलिए इस सब पे जो डेवलपमेंट हुई है बात कर लेते हैं। अब्सा कोमल सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अब्सा, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
अब जो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है अफसा, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के जो अहकाम जारी किए हैं, देखिए 3 साल से जायद का अरसा था वो कैद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म, आपको सियासी मंजरनामा जो करंट है उसमें किस कदर ये अहम पेशरफ नजर आती है? जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद में बैठे हुए भी हमारी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत अचानक तमाम चीज़ें हुई। पीटीआई के हवाले से बिल्कुल खामोशी थी। आपको याद होगा पीछे बैकडोर बातचीत की तो कोई ना कोई खबर आ जाती थी, कभी मोहसिन नकवी साहब से पीटीआई के किसी वफ्द की मुलाकात की या सीएम साहब की, लेकिन उसको कोई कंफर्म नहीं करता था। लेकिन हम अपनी सियासत में अंदाज़े हालात वाक़यात के मुताबिक ही लगाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल सियासत ज़्यादा करने वाली बात तो नहीं है। उनका जो हुक्म है वो तो अदालती हुक्म है, लेकिन उसके अलावा ये फ़ैसला सामने आने से पहले ही उनकी नौरीन नियाज़ी से मुलाकात करवा दी जाना खान साहब की। फिर उसके अलावा पहले एक ऐसा माहौल था कि बिल्कुल एक बंद गली में हमें पीटीआई नज़र आती थी, लेकिन आपने देखा होगा कि अपोजिशन चैम्बर में जाकर हुकूमती वफ़द ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर दोनों से मुलाकातें की। सो यकीनी तौर पे ये नज़र आता है कि कुछ सिग्निफिकेंस पीटीआई की बढ़ी है। और एक इसमें और भी वजह नज़र आती है कि जो मुलाकातें न होना था वो भी बहुत सारी रूमर्स को जन्म दे रहा था और बिल्कुल हुकूमत के पार्ट पे इस पे खामोशी थी। तो इस हवाले से भी ये बड़ा अहम होगा कि मुलाकातें बहाल होती हैं, खान साहब की सेहत की भी कोई इन्फॉर्मेशन सामने आएगी। और फिर उसके अलावा जो हुकूमती मेडिकल बोर्ड था उसने उनकी तन्हाई के हवाले से भी चीज़ को पॉइंट आउट किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अब जब उनकी जो मुलाकातें हैं उसकी क्या तफसील सामने आती है। लेकिन क्योंकि अदालत में भी वादा किया है सलमान राजा साहब ने कि कोई सियासी बहस नहीं होगी इस पर, लेकिन इस तौर पर ज़रूर देखा जा सकता है कि पीटीआई की अहमियत तब्दील हुई है। राइट अफसा, क्या बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली को सिर्फ तिब्बी मामला समझा जाएगा या इसके सियासी असरात भी मुरतब होंगे? जैसे कि हम देख रहे हैं कि हुक्म के फ़ौरन ही बाद ये बातें गर्दिश करने लग गई हैं कि सूबे या फिर जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं उनके क़याम के साथ 2029 के इंतखाबात शफाफ होंगे और इंतखाबात में बानी पीटीआई की शमूलियत का इशारा भी दिया जा रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड बानी पीटीआई। एक्चुअली क्या ये सही बातें हैं? देखिए, जो आपने बात की इससे पहले कि सियासी इसके फ़ौरन बाद जो बातें सामने आई हैं इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से, यकीनी तौर पे इंतज़ामी यूनिट्स की जो बहस है इसमें पीटीआई की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस वक्त एक कौमी डायलॉग कंडक्ट करने की बात हो रही है। क्योंकि पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और अगर करना है तो अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में करना है। पीपल्स पार्टी पहले ही इसको रेजिस्ट कर रही है, नून लीग का कोई मौक़िफ़ वाज़े नहीं है, लेकिन पीटीआई का नए सूबों के क़याम या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का जो एग्जैक्ट आइडिया, हमारे सामने कोई सरकारी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन वो बहस है जो इस वक्त की जा रही है डिफरेंट सेमिनार्स में। तो ख़ुद इमरान खान साहब इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की बात करते आए हैं। तो यहाँ पर तो ये नज़र आता है कि सबसे बड़ी एडवोकेट इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बन सकती है MQM के बाद। यही नज़र आता है कि कम अज़ कम उनको इंक्लूड करने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन जो बात आपने की इंतखाबी शफाफियत के हवाले से, ऐसा नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिफॉर्म्स पर कोई संजीदा गुफ्तगू हो रही हो जिसके बाद आइंदा जो इंतखाबात हों वो शफाफ हों और उस पर कोई इल्ज़ाम न लगा सके। अभी तक पाकिस्तान की तारीख़ में हमने जितने भी इंतखाबात देखे हैं उसमें न सिर्फ धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं बल्कि संजीदा धांधली की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। लेकिन उसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलता। हमारा ये पूरा इंतखाबी निज़ाम जो है उसको रिफ़ॉर्म करने के हवाले से कोई संजीदा बहस नहीं हो रही, तो उस तनाजुर में तो इसको मैं नहीं देखती। लेकिन जो आपने बात की सूबों के क़याम की, लगता ये है कि पीटीआई को उसकी कंसल्टेशन में शामिल करना वो ज़रूर मकसूद नज़र आता है इस वक्त। अच्छा अफसा, अब देखिए जो पीटीआई है एज ए पार्टी बहुत लंबे अरसे से जो इमरान खान की रिहाई है और मुज़ाकरात है उनको एक दूसरे से जोड़ती रही है। अब द क्वेश्चन इज़ कि ये जो अदालती हुक्म आया है इसके बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की कोई राह निकल सकती है, और क्या इससे अब हुकूमत और बानी पीटीआई के दरमियान जो एक जारी कशीदगी थी, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो सियासी कशीदगी हो, उसमें कोई कमी आती देख रही हैं आप? देखिए, जो आपका ये जो सवाल है ये बड़ा अहम सवाल है,
लेकिन ये अब हम जो है वो एक आइडियलिस्टिक किस्म की सोच तो हो सकती है, लेकिन हकीकत यही है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मौक़ों पर और बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव करना वो जानते हैं, ये गुण उनके पास है। उन्होंने PTI से हमेशा इसी तरह मुखातिब किया और एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए उनको ऑफ़र की, लेकिन यकीनन PTI उस ऑफ़र को इतनी संजीदा ऑफ़र नहीं समझती। जो ट्रस्ट डेफिसिट है और पाकिस्तान में जो एक माइंडसेट भी बन गई है कि फ़ैसला साज ये हुकूमत नहीं हुआ करती, पावर टॉक्स टू पावर का आपको डायलॉग और उसका कॉन्टेक्स्ट भी याद होगा। सो ऐसा नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई कौमी डायलॉग कराना चाहें तो एक बड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग की जाएगी। आजकल हमारी जो सियासी जमातें हैं और ख़ासकर जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देखती हैं, ये एक रिवायत बन चुकी है। सो कौमी डायलॉग के लिए अगर कहीं और से लीड किया जा रहा होगा तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि तमाम सियासी जमातें हमें एक फोरम पे बैठी हुई नज़र आ जाएंगी, लेकिन अगर उसको खालिसतन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे होंगे तो PTI उसमें कोई ज़्यादा संजीदगी लेती हुए हमें नज़र नहीं आएगी। वेरी वेल असेस्ड अफसा। बट अब जहन में ये बात आती है कि PTI ने रवां साल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ग्रैंड डायलॉग की बात की थी, तो क्या बानी PTI की अस्पताल मुंतकली इस सियासी राब्ते के लिए माहौल को साजगार बना सकती है? और ये जो अदालती हुक्म है रिहाई की तरफ बराह रास्त पेशरफ्त तो नहीं है कहीं, लेकिन क्या इस मुस्तकबिल के किसी बड़े सियासी समझौते की इब्तदा हो सकता है अगर ये फिलवक्त हुक्म जो है वो कोई इंडिकेशन नहीं भी दे रहा? तो देखिए PTI का ये बड़ा कंसिस्टेंटली एक ये मौक़िफ़ है कि वो जब भी ज़रा से बेहतर हालात भी थे, जब ये ज़रा ज़्यादा चार्ज थे और एहतजाज किए गए थे, उस वक्त भी PTI ये कहती थी कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और ये कोई इख्तियार नहीं रखते। सो PTI के लिए आइडियली उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि उनकी बात हो तो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से हो। और अभी भी जब कल हमने अपने टॉक शोज़ में नून लीग का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो माफ़ कीजिएगा, जो PTI का मौक़िफ़ जब हमने जानने की कोशिश की तो शफ़ी जान साहब थे, और वो उनका ये कहना था कि जो मुलाकात हुकूमती वफ़द से हुई है उसको हम इतनी उसकी अहमियत नहीं समझते। अच्छा। अगर यकीनन आइंदा मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात होगी तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी हमारे लिए ख़बर के तौर पे भी, और उसके अलावा अदरवाइज़ PTI की नज़र में भी उसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगी। तो अब यही हमें देखना होगा कि मामलात यही नए सूबों के क़याम के हवाले से अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर PTI से क्या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मुलाकात हो, मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकेगा। ये जो है इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अभी तक देखा जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर की का जो हुकूमती वफ़द उनसे मुलाकात के लिए गया था। ओके अच्छा, पीपल्स पार्टी की जानिब से तो बानी PTI की जो अस्पताल मुंतकली है उसके फैसले का खैर मकदम किया गया है। नून लीग की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि भाई जो शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर एक साजिश शुरू हो गई है। डू यू थिंक ऐसा कुछ है? इस फैसले के पीछे वाकई कुछ ऐसा है क्या, और या फिर ऐसा है कि दीगर जमातों के लिए कोई इशारा? देखिए जो मियां नवाज और वाकई आपने दुरुस्त निशानदेही की, बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मेरिट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, और जैसे कि आपने भट्ट साहब का हवाला दिया, वो ज़्यादा अपने आप को, नासिर भट्ट साहब एक पॉलिटिकल वर्कर और मियां नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे के तौर पे भी गुफ्तगू करते हैं, उनको इसमें साजिश का एलिमेंट नज़र आया। हाल में अगर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा पर होते और जो तारीख़ रही है उनकी वज़ारत उज़्मा की और उसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की, तो तब तो ये शक हमें हो सकता था कि कहीं उनके ख़िलाफ़ हालात बदल तो नहीं रहे। इसको अगर हम साजिश ना भी कहें तो हवा का रुख तब्दील होना हमारी सियासत में इसको कहा जाता है। लेकिन इस वक्त जो वज़ारत उज़्मा का मनसब है वो मियां शहबाज शरीफ साहब के पास है, और उनके हवाले से तो आपने देखा होगा कि तारीफ़ी कलिमात जो मोहसिन नकवी साहब ने कहे। तो ऐसा जो मौजूदा हमारा निज़ाम है उसमें सिविल मिलिट्री लेवल्स के ऊपर काफ़ी इसको मुबस्सिरीन एक बहुत आइडियल हालात निज़ाम इस वक्त का जो दौर है उसको करार इस तरीके से देते हैं कि दोनों के दरमियान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो अंदाज़ है उसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आता, और अगर हो भी तो फौरी रिजॉल्व हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये कोई साजिश है। यही नज़र आता है कि जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मामलात हैं वो कितना ही प्रोलॉन्ग किया जा सकता था, मुलाकात कितने अरसे मज़ीद बंद रखी जा सकती थी। तो एक कौमी कंसेंसस बिल्डिंग के माहौल में PTI के लिए भी हालात थोड़े तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं अभी नज़र आता बज़ाहिर कि इनकी हुकूमत को घर बेच के किसी और को लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हमारे मुल्क में हालात रातों रात तब्दील भी हो जाते हैं, तो लेट्स सी इस हवाले से क्या होता है।
ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमें बहुत सारा वक्त देने के लिए। अफसा, डेफिनेटली ये एनालिसिस हमारे लिए बहुत ही मीनिंगफुल है और ऑब्वियसली इस वक्त सियासी हलकों में यही बात चल रही है कि बानी पीटीआई की रिहाई के क्या कोई मामला तय हो रहे हैं, तो ये बहुत डिस्कस था एंड वाज डेफिनेटली आर टॉप स्टोरी। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ज़रा मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी, क्योंकि मौसम की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और ख़ास करके जो हमारे बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है और मानसून बारिशों के जो सिलसिला है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रावलपिंडी की जब बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात करते हैं, मुसलसल तीसरा रोज़ है कि वहाँ पर मूसलाधार बारिशें जारी हैं, जिसकी वजह से नाला लई में तूफ़ानी आ चुकी है और पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद होने पर ख़तरे के सायरन्स भी बजा दिए गए। कटारियाँ का मुकाम है पिंडी में, नाला लई में यहाँ पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई है। अब रेस्क्यू जो है वो शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत भी कर रहा है और शहरियों से कहा गया है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और ऑब्वियसली जो रेगुलर जो प्रिकॉशंस होती हैं कि बरसाती नालों और बिजली के खंभों से दूर रहें। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ रावलपिंडी से इसरार खान मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त है। इसरार, अस्सलाम वालेकुम। मुसलसल तीसरे दिन बारिश है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और अभी भी आप खड़े हुए हैं बारिश में अंडर द अम्ब्रेला। सो इसके लिए भी शुक्रिया कि यू आर स्टैंडिंग देयर। क्या सिचुएशन है नाला लई की अतराफ की, अगर आप हमें बता सकें। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बात यह है कि तीसरा दिन है मुसलसल जिस तरीके से रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, लेकिन जो कल रात जो बारिश शुरू हुई है वो तकरीबन रात 11:30 बजे बारिश शुरू हुई है और जो कि अब तक जारी है। और अगर आप देखें तो इस वक्त भी बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। और बात करेंगे अगर हम, तो शमशाबाद में इस वक्त जो रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 115 मिलीमीटर बारिश जो है रावलपिंडी में रिकॉर्ड की जा चुकी है। नाला लई में पानी का मुकाम जो है, लेवल जो है कठारिया के मुकाम पे तकरीबन 22 फीट तक गया और इस तरीके से गवाल मंडी पे जो लेवल था वो 17 फीट रिकॉर्ड किया। लेकिन उसके पीछे ये था कि मेन वजह थोड़ी सी ये भी है कि रात को इस्लामाबाद में बहुत तेज बारिश हुई और अब तक इस्लामाबाद में बारिश जो है हो रही है। और चूंकि नाला लई एक हमारा एक ऐसा नाला है जिसमें जो कटारिया का जो मुकाम है उसके आगे इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद में जब बारिश होती है वो पानी भी नाला लई में आता है और इस वजह से उसका जब अगर इस्लामाबाद में बारिश होती है तो फिर पानी उसकी जो मिकदार है वो भी उस हिसाब से बहुत ज्यादा होती है। और यही वजह है कि अलार्मिंग पॉइंट पे जाकर बाकायदा रेस्क्यू 1112 और वासा की जानिब से अलर्ट जारी किया गया, सायरन बजाए गए ताकि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सके। लेकिन बीच में थोड़ा सा ये हुआ कि बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी, तो अब तक जो हमारे पास इत्तलात है उसके मुताबिक गवाल मंडी पर पानी की सतह 14 फीट पर आ चुकी है और उसी तरीके से कटारिया पे इस वक्त जो पानी की सतह है वो 17 फीट पर है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि कटारिया, गवाल मंडी पुल और फिर नाला लई, इसके अतराफ में जितनी भी आबादी है, क्योंकि बारिश तो अभी 21 तारीख तक होनी है, उसके लिए क्या रेस्क्यू के काम किए जा रहे हैं, लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल जी, देखे कि जो वो दोनों तरफ आबादियाँ जो है इस नाला लई की साइडों पे जो आबाद है और वहाँ पर डेफिनेटली जब बारिश के बाद इनके घरों में पानी आता है और चूँकि प्रैक्टिस में है तो एक जो तीसरा दिन है वहाँ पर ऑलरेडी तमाम जो मेरे इमदादी इदारे हैं उनकी टीमें वहाँ पर मौजूद है, ऐलानात किए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा होता है और साथ साथ जो सेवरेज के नाले हैं उनकी सफाई का काम भी जारी है ताकि पानी जो है वो आसानी से वहाँ गुजर सके। और दूसरा ये है कि वहाँ जो पानी जमा होता है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि टीमें वहाँ पर मौजूद है और लोगों ने अब ये किया है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर तो अपने घरों के जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से अपना जो सामान वगैरह है वो शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और वो ऊपर के जो फ्लोर है या छतों वगैरह पर वो जो कीमती अशिया है वो शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इस बारिश के इस सीजन में कम से कम उनका नुकसान ना हो। ठीक है स्टार, आप हमें अपडेट कर रहे थे और अभी भी वहाँ पर बारिश हो रही है। आपका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और सिचुएशन इस वक्त इस्लामाबाद में कुछ ऐसी बनी हुई है कि ख़ास तौर पर रावलपिंडी, नाला लई और उसके अतराफ़ में जितने भी इलाके हैं, क्योंकि हमारे नुमाइंदगान पहले भी हमें अपडेट कर चुके हैं कि ये नशेब व फराज के इलाके हैं और यहाँ पे जितनी भी लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी जमा हो जाता है जिसके बाद वक्त लगता है उसको निकलने में। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या यहाँ पे कुछ एनक्रोचमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से पानी
खड़ा हो जाता है। आगे आने वाले शोज़ में हम इस पर मज़ीद बात करना ज़रूर चाहेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी की हमने बात की, अब ज़रा रुख कर लेते हैं अपना खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पे मानसून बारिशों ने बालाई पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पे तबाही मचाई हुई है और यहाँ पे फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग से कई पुल दरिया बुर्द हो चुके हैं, कई मकान सैलाबी रैलों की नज़र हो चुके हैं। बिल्कुल, इस पर बात कर लेते हैं कि KPK में क्या सूरत हाल बन रही है और फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी कैसर, आज बताइए क्या डिटेल्स इस पर आपके पास आ रही हैं। अब तक जो बारिशें हो रही हैं ये तो 21 से 22 तारीख तक बताया जा रहा है कि स्पेल ने जारी रहना है, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग की वजह से, फ्लश फ्लड की वजह से तबाही मचा दी है। जनूबी वज़ीरिस्तान, सवात, लंडी कोतल, मालाकान, बुनेर, चतराल, अपर चतराल, कोस्तान, लोअर कोस्तान, अपर दीर, लोअर दीर, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, पटग्राम, बशाम, पन्नू, क्वाड के अंदर ज़िली इंतज़ामिया को PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया जा चुका है कि इस मरतबा बलाई पहाड़ी इलाकों में बारिशों से लैंड स्लाइडिंग, फ्लश फ्लड और सैलाबी रेलों का ख़तरा है। हालिया बारिशों की वजह से अब तक 13 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं। कई राब्ता पोल दरिया बुर्द हो चुके हैं, कई सड़कें जो हैं वो सैलाबी रेलों की नज़र हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम सियाती मकामात, दरियाओं और नदी नालों पर दफ़ा 144 नाफज है। किसी भी सियाह को जो है वो नदी नालों और दरियाओं की तरफ जाने से रोका जा चुका है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का जो ये सिलसिला है वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग, फ्लश फ्लड और सैलाबी रेलों का ख़तरा है। आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि अब तक ज़िला मानसरा के अंदर वादी नराम, वादी कगान, चीर सैफल बलूक, बटा कुंडी, बाबू सट्टा, पेसर और जलखड के अंदर सियाती मुकामात के अंदर इस वक्त सेहों की बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद है। और वादी कगान के अंदर 6 राब्ता पुल जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं और सिरन वैली के अंदर जो है कई मकानात और जो होटल्स हैं, एक होटल जो है वो जुज़वी तौर पर उसको नुकसान पहुंचा है और कई मकान जो हैं वो सैलाबी रेलों की नज़र हो चुके हैं। जी ठीक है, चौधरी कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है इस वक्त मौसम की, उससे आगाह कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। शो में मज़ीद चीज़ें भी हैं, आपका डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पेट्रोल का क्या है, बढ़ता रहेगा। एहतजाज का क्या है, चलता रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोलियम लेवी जो लगता जा रहा है उसके खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने हुकूमत को मज़ीद सख्त एहतजाज की वार्निंग दे डाली है। लाहौर के मॉल रोड पर धरने से खिताब किया। उनका कहना था कि यह एहतजाज किसी जमात या फ़र्द का ज़ाती मामला नहीं बल्कि पूरी कौम का मसला है। एब्सोल्युटली। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बन गई है जहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रोवोक किया जा रहा है जमात इस्लामी को कि आप एहतजाज कर रहे हैं और इसका जो सारा खमियाजा है वो आवाम भुगत रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस या पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस ऊपर जाती जा रही हैं, एहतजाज एक जानिब जारी है। तो इसी पर मौक़िफ़ ले लेते हैं। मोनिब ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। मोनिब साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये एहतजाज जो है आवाम के लिए और बड़ा इम्तिहान हो गया है, क्योंकि इसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। एहतजाज 3 रोज़ से जारी है और 3 रोज़ से ही हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जो है पेट्रोलियम मसनूआत में से वो महंगी हो जाती है। कल पेट्रोल था, आज हाई स्पीड भी था और कल हमने डीजल की प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए देखी। बस देखिए, हमारा एहतजाज तो जारी है। हमारा धरना, ये पेट्रोल बढ़ाते रहे, हमारा धरना बढ़ता रहेगा और हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है, अवामी मुतालबा है। ये हर फर्द की आवाज़ है, हर नौजवान की आवाज़ है, हर बाइकिया चलाने वाले की आवाज़ है, हर फूड सप्लाई करने वाले की आवाज़ है। वो जो करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान मोटरसाइकिल चलाते हैं उनकी आवाज़ है कि पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल पे 130 रुपए जो आपने टैक्सी राइज किए हुए हैं, इनका खात्मा होना चाहिए। ये पेट्रोलियम लेवी के नाम पर जो भत्ता वसूल किया जा रहा है, जो जग्गा टैक्स वसूल किया जा रहा है, इसका खात्मा होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। हुकूमत अगर ये मुतालबा मान ले, तरीके से मान ले, बातचीत के जरिए मान ले तो फबेहा, वरना हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम तो आवाम के लिए निकले हैं, इसमें हमारा कोई जाती मुफाद नहीं है। जब आप सारे ऑप्शंस की बात करते हैं सर, तो उन सारे ऑप्शंस में से अगर कुछ आप बताना चाहें। पहला ऑप्शन तो जो हमारे पास इस वक्त तो हम धरने पे बैठे हुए हैं और धरना तवील हो सकता है, हड़ताल हो सकती है,
पहिया जाम हो सकता है और साथ साथ इस्लामाबाद का भी रुख किया जा सकता है। मोनिब साहब, यकीनी तौर पर जब किसी के दिल में आवाम के लिए दर्द होता है तो एहतजाज एक सूरत है अपना गम और गुस्सा दिखाने के लिए कि हुक्मरान जो है कोई एक्शन ले। लेकिन क्या अब तक हुक्मरान ने आपसे बात की है और इस एहतजाज को रोकने के लिए कोई वादे किए गए हैं कि ठीक है पेट्रोल की जो फार्मूला है प्राइसिंग की उसको रिव्यू किया जा सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर बात हो सकती है, कराची के स्ट्रक्चर पर बात हो सकती है, ओवरऑल गवर्नेंस पर बात हो सकती है? देखिए जी, हुकूमत ने हमने सुना है कि हुकूमत ने कमेटी बनाई है और वफाकी हुकूमत ने, और अगर वो बातचीत में संजीदा है तो आइए बैठे, हम धरने में बैठे हुए हैं, धरने के मुकाम पर आइए, बातचीत कीजिए और मसला रिजॉल्व कीजिए। अच्छा, मसला बुनियादी मसला तो महंगाई का मसला है ना, कि पेट्रोल की कीमतें आपने रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतें मुकर्रर करना शुरू कर दी। अब आलमी मार्केट में अगर पेट्रोल की कीमत कम हो रही है तो पाकिस्तान में क्यों कम नहीं हो रही? बांग्लादेश में 3 महीने के लिए स्टक कर दी गई कीमत, 3 महीने से सेम जो है वो कीमत है बांग्लादेश में। जंग से मुतासिर तो बांग्लादेश भी है ना जी। अगर ईरान और अमेरिका की वार हो रही है तो मुतासिर वो भी है, लेकिन वहाँ कीमतें स्टक कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कीमतें जो है उनको पर लग गए हैं। इसके नतीजे में हर चीज को, अशियाए खुरोनोश को, हर चीज महंगी हो रही है और एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर की जा रही है। मोनिब साहब, आपने देखा होगा, आपकी भी नज़र से गुजरा होगा कि जब ये पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी यकमुश्त, उस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से लेके फिर अब रिसेंटली ऑयल टैंकर एसोसिएशन, तो फलां एसोसिएशन, तो फलां एसोसिएशन, सब ने एहतजाज किया, सब ने टैंकर्स रोक दिए अपने, सब ने अपनी ट्रांसपोर्ट रोक दी। तो हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, वो बैठे और उसके बाद उनकी मुतालबात मान भी लिए गए, ड्राफ्ट साइन हो गया, सिग्नेचर हो गया, सब कुछ हो गया। जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है। मेरा पहला सवाल, क्या हुकूमत जमात इस्लामी को सीरियस नहीं ले रही? या फिर दूसरा सवाल, क्या जमात इस्लामी उस तरीके से प्रेशराइज नहीं कर रही जिस तरीके से इन सारे OMCs ने और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन वालों ने किया? देखिए, ऑयल टैंकर्स वालों ने भी की बात भी अगर मानी है तो 2 हफ्ते में तो मानी है ना, 2 हफ्ते बाद मानी है। जब 2 हफ्ते में बाद मानी है, और इसी तरह गुड्स ट्रांसपोर्ट भी खासे दिनों से लगे हुए थे। तो हमारा धरना भी अभी शुरू हुआ है, अवाम इस धरने से कनेक्ट हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर नौजवान शरीक हो रहे हैं, खवातीन शरीक हो रही हैं, और आज भी एक बहुत बड़ा धरने में एहतजाज है खवातीन का। हजारों की तादाद में खवातीन इंशाल्लाह ताला होंगी शहर कराची के अंदर। तो हमारा मुतालबा तो बिल्कुल वाज़ेह है, 2 + 2 4 की तरह। हम अपने लिए कुछ मांगने नहीं आए, हम इसी तरह फ्रेंडली फायरिंग नहीं कर रहे। हम वो लोग नहीं है, फॉर्म 47 वाले नहीं है कि जिनको मुसल्लत कर दिया जाए, जिनको कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाएं, बैठ जाओ तो बैठ जाएं। हम तो एक जेन्युइन मसले पर निकले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन सारी चीज़ों को संजीदा लेगी और लोगों का ये मसला हल किया जाएगा। ठीक है मोनिब साहब, यकीनी तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं, और जो फ्लक्चुएट होती हैं उसकी प्राइसिंग के ऊपर, फॉर्मूला के ऊपर बात की जा सकती है कि आप जो उसके समरात हैं वो डायरेक्टली आवाम पर दें अगर उसकी प्राइसेस नीचे जाती हैं। असल मसला है हमारी लेवी का, जो बहुत बड़ा मार्जिन ले लेती है, और पेट्रोलियम मसनूआत के साथ जब लेवी ऑब्वियसली लग जाती है तो पैसे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं 1 लीटर के ऊपर, चाहे फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, सोन जो भी। अब ये बता दीजिएगा कि लेवी के लिए मैंने पहले भी ये सवाल मेरा रहा है और अब भी मेरा सवाल है कि लेवी कम की जाए, कितनी कम की जाए, और जो हम कार्बन लेवी कम ना की जाए। लेवी तो हमारा मुतालबा है लेवी खत्म की जाए। लेवी की जरूरत क्या है? क्यों आप अपने शाना खयात कम करने के लिए तैयार नहीं है? मरियम साहिबा का जहाज आएगा 11 अरब रुपए का, गिलानी साहब की गाड़ी होगी 9 करोड़ रुपए की, शहबाज शरीफ का प्रोटोकॉल होगा 36 गाड़ियों का, हर वजीर और हर MNA MPA के पीछे 2-2 पुलिस की मोबाइलें चलेंगी। तो भाई क्या मजाक है ये? बिल्कुल खत्म करिए ना ये मजाक। आपको नहीं लगता मोनिब साहब जो जमाते इस्लामी का एहतजाज है वो ऑब्वियसली राइट तो हर पार्टी का है, हर पाकिस्तानी का है कि वो एहतजाज करे, लेकिन वो बहुत डाइवर्टेड है, यानी उसमें मौजूआत बहुत सारे हैं। अगर ये कोई एक फोकस्ड एहतजाज होता कि आप लेवी खत्म कर दें तो उसके ऊपर सारा मौसर जवाब हो सकता है। ये मुतालबा लेकर हम निकले हैं कि पेट्रोलियम लेवी का खात्मा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। पेट्रोलियम लेवी का खात्मा होगा, महंगाई में कमी आएगी। ये हमने कहा है कि महंगाई में कमी की जाए। तो जब लेवी में का खात्मा होगा, जो 80 रुपए आपने इस वक्त आयद की हुई है,
जो एक बार 3 अप्रैल को 160 रुपए हो गई थी। जी आप अंदाजा लगाइए 24 घंटे के लिए 80 रुपए से 160 रुपए कर दिया गया। कितना कमाया होगा इन्होंने? अरबों रुपए कमा लिए इन्होंने एक दिन, एक रात के लिए, यानी एक रात पूरा 24 घंटे इन्होंने 160 रुपए कर दिए। 3 अप्रैल की तारीख निकाल के देख लीजिए, जी, 3 जी। अप्रैल जी, जी, 2026। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं लेवी कम करो, महंगाई कम हो जाएगी। बिल्कुल लेवी ठीक है। कम करो, इसके नतीजे के अंदर लोगों के लिए गुजार औकात आसान होगा। लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़ गए लोगों को। किस तरह आप अपने बच्चों की फीसें दें, किस तरह भारी भरकम ये बिल अदा करें, किस तरह घरों के किराए दें। एक आम आदमी 43,000 रुपए बेसिक सैलरी हुकूमत ने मुकर्रर की है, वो मिलती नहीं है किसी को। 35,000 30,000 रुपए में लोग नौकरी कर रहे होते हैं। उसमें कैसे घर का किचन चलेगा? ये बिल्कुल। बताएं ना बिलावल साहब, ये बताएं ना शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा बताएं। इतने बुलंदोबान दावे करते हैं, थकते नहीं ये लोग। इनके लिए 11 अरब रुपए का जहाज चाहिए। एक आम आदमी की तनख्वाह 35,000 45,000 बेसिक सैलरी है, वो भी नहीं मिलके देती। मुनीम तो साहब, वही बताएं ना ये लोग। आप आम आदमी की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं। मैं एक सीनियर सहाफ़ी की गुफ्तगू सुन रहा था, बल्कि उनकी पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे। एहतजाज के बाद इनकलाब या फिर तब्दीली इसी वजह से नहीं आती क्योंकि लोग ही उसमें शामिल नहीं होते। वो कह रहे होते हैं कि ये कौन सा तरीका है एहतजाज करने का। लोगों का क्या परसेप्शन आपने अब तक देखा है मुनीम साहब? क्या लोग आ रहे हैं, आपको ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर दिस इज जस्ट वन ऑफ के सैटरडे संडे ऑफ होगा, लोग आएंगे, नारे लगाएंगे, घर चले जाएंगे? लोगों से, लोगों के रिएक्शन से, आम आदमी जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसके रिएक्शन से आप मुतमईन हैं या नहीं? देखिए जी, हमारा धरना यहाँ जारी है और हमारे धरने में दिन ब दिन हाजिरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये धरना आगे बढ़ेगा, लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग इस धरने का हिस्सा बन जाएंगे। और माजी में भी ऐसा होता रहा है। जब हम तो खुद निकले ना, हम निकले, हमने एहतजाज किया, हम खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक हमारे पीछे खड़ी हुई। तो ये धरना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है और जैसे जैसे धरना आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों का इससे रुजू बढ़ता जा रहा है। मोनी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जैसे पहली बात थी और वो ये थी कि अगर हुकूमत कान नहीं धरती आपके मुतालबात पर तो क्या हो सकता है? किस हद तक जमात इस्लामी जा सकती है और इस्लामाबाद जाने का मतलब क्या है? इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह से एहतजाज के खिलाफ हम देखते हैं कि एक हुकूमत की जानिब से बैरियर आता है, क्या उसके लिए तैयार है जमात इस्लामी? भाई देखिए, जमात इस्लामी तो धरना देकर बैठी है। ऑप्शंस तो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे ना, अभी तो हमारा धरना जारी है। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में हमारा धरना जारी है। ऑप्शंस तो बाद में इस्तेमाल किए जाएंगे जब जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक। बहुत उस पर शुक्रिया। देखेंगे जो भी सूरत होगी उसमें देखेंगे, उस पर मुशावरत करेंगे कि किस बिल्कुल तरह ठीक किस है। चीज को हैंडल करना है। अभी तो हम बैठे हैं, जमकर बैठे हैं, वज़ीर आला हाउस पंजाब पे भी बैठे हैं। इसी तरह हम जो है वो गवर्नर हाउस कराची में बैठे हैं, गवर्नर हाउस पेशावर में बैठे हैं, जमकर बैठे हैं और बाकी देखेंगे हम इंशाल्लाह ताला उस वक्त जो है वो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनीम ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद थे। अमी का जो पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के ख़िलाफ़ एक एहतजाज चल रहा है मुल्क भर में, उस हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। और अब एक अहम मामला जिसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर नई पेशरफ्त आ रही है और वो हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से। इसमें तहकीकात में पुलिस ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता पेशरफ्त से आगाह कर दिया है और सिंध पुलिस के मुताबिक आला सतह की तहकीकाती टीम, तिब्बी रिपोर्ट्स, डिजिटल शवाहिद और साबिका तफ्तीश का बारीक बीनी से जायज़ा भी लिया जा रहा है। दैट्स अ न्यूज़। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में सामने आने वाले गैर वाज़ेह नुकात की मज़ीद तस्दीक की जा रही है। दूसरी जानिब अब ये नई फुटेज एक सामने आई है जो दिखाती है कि इस वाक़े से पहले कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं। अब ये कौन है? मोटरसाइकिल भी यहाँ पे जाती दिखाई दी है और उसके बाद की जो फुटेज है वो भी मशकूक जो है उसमें अफराद, और इसके अलावा पुलिस मोबाइल की नकलो हरकत भी सामने आई है। बात कर लेते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जो कवर कर रहे हैं खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। बताइए, ये जो नई फुटेज है कहाँ तक मददगार साबित हुई है? पुलिस इससे क्या निकाल पाई है अब तक? देखें, ये जो फुटेज सामने आई है और ये बड़ी इसमें शक-व-शुबहात सामने आ रहे हैं। मोटरसाइकिल का एक ही टाइम पे 2 तारीखों में, यानी कि 28 और 29 तारीखों में उस वक्त जाए वक़्फ़ा के पास आना,
इसी तरह से पुलिस मोबाइल का 2 घंटे तक तकरीबन वहाँ मौजूद रहना, जो कि सुबह 5:08 से लेके और तकरीबन 2 घंटे 5:42 तक की नकलो हरकत पुलिस की वहाँ पर मौजूद रहेगी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखी भी जा सकती है। अच्छा, जिस दौरान 28 तारीख को मीर रजा घर से अपने निकले और ऑनलाइन टैक्सी करके जब वो यूनिवर्सिटी रोड के करीब पहुंचे, तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जो कि शादी हॉल की थी, जिसमें मीर रजा को जाते हुए देखा गया। उसी में एक मोटरसाइकिल जो थी वो इनके पीछे गई, पीछे से गुजरी है। इसी दौरान एक ऑल्टो कार जो कि अपने इंडिकेटर ऑन करके उसी मुकाम से मीर रजा के पीछे गई। और यही जो गाड़ी है, यही जो ऑल्टो कार है, ये 29 तारीख की रात तकरीबन 3:37 के और 35 के दरमियान किसी चाय वकवा के मुकाम पर भी देखी गई। और यही मोटरसाइकिल का साउंड इसको कह लें, क्योंकि जो इदारे इसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि ये क्या वही मोटरसाइकिल है। उसी मुकाम पर आना, वहीं रुकना, उसी जगह पे काफ़ी जो जिस जगह से डेड बॉडी मिलती है रजा की, वहीं उस मोटरसाइकिल लाइट को बार-बार लाइट उस जगह पे मारना। अब जो इदारे हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शख्स जो है वो कौन शख्स है, और वो गाड़ी में पुलिस क्या साथ कहती कौन थे। है? सबसे आसान तो पुलिस के लिए ये होगा कि वहाँ पर जो पुलिस मोबाइल मौजूद थी उसको ट्रेस कर ले, कि उस मोमेंट में वहाँ पर कौन सी पुलिस की मोबाइल गश्त कर रही थी, क्या उसको ट्रेस किया है और उसकी डिटेल्स दी है? देखिए, अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। जो सिंपल और सादा सी कुछ बात है वो ये है, या तो उसको मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल सवार है और जिस मुकाम पे रजा की डेड बॉडी मिलती है वहाँ 2 मुख्तलिफ तारीखों में, यानी कि 28 तारीख और 29 तारीख को वहाँ पर आना। और तो उस टाइम पे जो रात का पहर 4 बजे का है, एक इसी फुटेज में आप देखेंगे, क्योंकि ये 2 घंटे 17 मिनट की जो फुटेज थी, इसको बहुत शॉर्टली और फास्ट चलाने के बाद कोई हमने 2 मिनट तक किया गया है। इसमें उसी मुकाम पर जिस जगह डेड बॉडी रजा की थी, वहाँ पैदल शख्स को भी गुजरते हुए, वहाँ आते हुए भी देखा जा सकता है इस फुटेज के अंदर। अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ये कोई तफरीह का देखिए मुकाम था नहीं, तफरीह की, और कोई गुजरगा भी नहीं है यहाँ, कि कोई यहाँ से टहलता हुआ गुजर रहा है। तो बड़ा एक किनारे में एक ऐसा कोना है जहाँ पे जिसको काम होगा वही शख्स आ सकता है, वहाँ से जाएगा। तो उस शख्स का, एक पैदल शख्स का वहाँ आना, इस फुटेज में आपको वो भी दिखाई देगा। इसी तरह मोटरसाइकिल सवार का वहाँ आना, ये सारे शक व शुबात पैदा कर रहा है कि आया कि वहाँ कोई मशकूक सरगर्मी थी, कोई ऐसी वजह थी कि वहाँ पर इन लोगों को आना पड़ा। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी सूरत हाल है जिसको बारीक बीनी से तहकीकात की जा रही है, जो कि कल एक बयान भी जारी किया गया। जो पहला था रजा कत्ल की, उसकी पहली जो एक प्रेस रिलीज कह रहे हैं जारी की गई, और उसमें यही कहा गया जो केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट्स आई हैं उसको भी सामने रखा जा रहा है। जो पुरानी जो टीम काम करके गई थी उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है। मौजूदा जो टीम काम कर रही है अच्छा, उसको भी सामने रखकर खुर्रम, ये बताइए, ये जो पुलिस मोबाइल यहाँ से गुजरी है, क्योंकि जौहर का ही ये इलाका है, गुलिस्तान जौहर का, तो जौहर थाने की ही पुलिस मोबाइल होगी, तो ट्रेस तो किया जा सकता है कि और ये गश्त वाली ही मोबाइल होगी, तो ये इसको वहाँ पे कोई ट्रेसेस मिले या इनसे कुछ पूछगछ कुछ हुई? देखिए, अभी तक कोई पूछगछ नहीं हुई। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन भी हम देख रहे हैं कि बस तफ्तीश कर रही है, और कोई ऐसी फुर्ती नजर नहीं आ रही कि जो दूसरी टीम बनाई गई थी और उसमें हम समझते थे कि बहुत जल्दी और बहुत तेजी से इस केस को ट्रेस करेंगे और तफ्तीश की जाएगी, तो इसकी वो सूरत हाल हमें नहीं दिखाई दे रही। तफ्तीश एक नॉर्मल अंदाज में ही चल रही है, और पुलिस मोबाइल के बारे में अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। एक जो पैदल चलने वाला सहलकार है उसके बारे में भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया कि कौन था और वहाँ क्यों ये मौजूद रहे इतनी देर तक। खुर्रम, क्या पता चल सका है ये जो बाकी लोग फॉलो कर रहे थे मीर रजा को, बाइक है या गाड़ी है, उसके कितनी देर बाद जो जहाँ से बॉडी मिली है वहाँ से पुलिस मोबाइल गुजरी है, क्या उस टाइम को कैलकुलेट किया गया है और इस गाड़ी में से कोई निकला पुलिस मोबाइल में से? देखिए, पुलिस मोबाइल यूनिवर्सिटी रोड पर तकरीबन 2.25 घंटे के करीब मौजूद रही है, और तो 5:42 पर मोबाइल को वहां से गुजरते हुए भी देखा गया। ये खड़े रहे, फिर हमने ये देखा, फुटेज के अंदर ही नजर आ रहा है कि पैदल जो है वो एक पुलिस एहलकार उसी एतराफ में जो है वो मुसलसल पैदल जो है वो वॉक कर रहा है। उसके बाद हमने ये देखा कि यही पुलिस मोबाइल रॉन्ग साइड वापस आती है, और फिर वहां से आके कुछ देर वहां रुकने के बाद और वहां से गुजर जाती है। एक ऑल्टो जो कार है, ऑलराइट, वक्त कम है, लेकिन आपने तमाम तर पॉइंट हमारे सामने रख दिए हैं। इस केस पे आप बने रहिए, आपसे हम आने भी डिटेल्स लेते रहेंगे। वेल, फौरन से एक ब्रेक का रुख कर रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। कुछ इंटरनेशनल मामलात की जानिब अब नज़र डालें तो आबना हॉर्मुज़ का मामला एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी का मरकज़ बन चुका है। ईरान ने आबना हॉर्मुज़ खोलने के लिए वाशिंगटन के सामने कुछ मुतालबात रख दिए हैं। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका पहले इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की तमाम शराइत पर अमल करे, जिसमें फ़ौजी कार्रवाइयों का खात्मा, इक़्तिसादी पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद ईरानी असासों की बहाली शामिल है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नमक छिड़कने के मुतरादिफ काम करते हैं। उन्होंने तो आबना हॉर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया है और उसके हवाले से एक नया नक्शा भी अब जारी कर दिया है। एब्सोल्युटली। और इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि जब तेहरान से बात की जाती है तो तेहरान ये कहता है कि इमरात की जानिब से मिसाइल हमले के इल्ज़ाम को हम मुस्तरद करते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भी खबरदार कर दिया गया है। एंड मीनवाइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये कहते हैं कि IRGC से उनके बैकडोर ताल्लुकात हैं, बातचीत चल रही है, इसके ऊपर IRGC का भी बयान सामने आ गया है कि ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारे कोई बातचीत नहीं चल रही है। सो देयर इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन गोइंग ऑन। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सफ़ीर। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब को रात को शायद ड्रीम हुआ है, या अगर कोई और इसके पीछे आपको समझ आता है पर्टिकुलर रीजन, लेकिन वो समझते हैं कि USA का हिस्सा बन गया है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ये इस तरह के खैर बयानात जो उनके हैं ट्रम्प के, उसको आप सीरियसली नहीं ले सकते। वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं, वो उसको उसकी तरदीद फिर उनके इवन जो ऑफिशियल क्वार्टर्स हैं वहाँ से आप, लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा अहम है। एक तरफ तो जो है जाहिर है कि दोनों जो हरीफ हैं मेन, यानी कि ईरान और अमेरिका, वो एक दूसरे को थ्रेट्स वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, दे रहे हैं एक दूसरे को धमकियां। वो तो चलती रहती हैं, पहले भी थी, अभी भी चलेंगी। लेकिन असल चीज़ यह है कि इस वक्त एक इक्तिसादी जंग हो रही है। दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि इक्तिसादी तौर पे अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान को स्क्वीज करे इक्तिसादी तौर पे, जो ब्लॉकेड उन्होंने किया हुआ उसकी उससे जो है, और ज़ाहिर सैंक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करके। अच्छा, उसका इफेक्ट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ईरान इस वक्त इकोनॉमिकली एक मुश्किल सिचुएशन में इक़्तिसादी तौर पे है। इसीलिए ईरान की हम टोन देख रहे हैं कि अब वहाँ से ज़रा ज़्यादा सख्त होती जा रही है। अब वहाँ से इस किस्म के बयानात आ रहे हैं कि जी अब हम डिफेंसिव पे नहीं रहेंगे, बल्कि हम ऑफेंसिव पे चले जाएंगे। मतलब ये है कि पैसे पहले तो ये होता था कि अमेरिका की तरफ से एक्शंस होते थे और रिएक्शन होता था ईरान की तरफ से, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम ऑफेंसिव पे चले जाएंगे, यानी कि एक्शंस हमारी तरफ से होंगे बगैर किसी प्रोवोकेशन के। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक ज़रा ख़तरनाक ट्विस्ट है सिचुएशन में, और इसी वजह से है कि इकोनॉमिक स्क्वीज जो है, जो ईरान पे इस वक्त है, वो असर शायद कर रहा है। वहाँ पे इस तरह की इतलात भी हैं कि वहाँ पे पेट्रोल स्टेशन जो हैं वहाँ पे कितारें लग रही हैं, हालांकि वहाँ पे तो इतना ज़्यादा तेल है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो इसी तरह बाकी भी अशिया वगैरह जो है वो थोड़ी सी ट्रेड मुश्किल होती जा रही है उनके लिए ब्लॉकेड की वजह से। दूसरी तरफ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान की कोशिश ये थी कि वो अपना हॉर्मुज़ में को इतना ज़्यादा ब्लॉक करे कि जी तेल की कीमतें बहुत ही ऊपर चली जाएं, 120 से भी ऊपर चली जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आए ट्रम्प के ऊपर और बाकी जो गल्फ के ममालिक हैं उनके ऊपर। उसके लिए ना सिर्फ अपना हॉर्मुज़ को उन्होंने वहाँ पे शिप्स को अटैक किया, बल्कि वो हूथीज़ के ज़रिए उन्होंने जो है ना बाबुल मंदब पे भी जो शिप्स हैं उन पे भी अटैक्स किए हैं। फिर साथ ही साथ सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज पे भी हूथीज़ के ज़रिए, या इराक में जो ग्रुप्स हैं उनके ज़रिए किए हैं। तो अच्छा, उस सब के बावजूद देखें तेल इस वक्त बड़ा तो है, लेकिन वो $91 फी बैरल पे है। और उसकी एक वजह क्या है? उसकी एक वजह ये कि देखें इस खत्ते से कुछ 2 मिलियन बैरल तेल योमिया जाता था। अब जब ये सारा कुछ बंद भी हो गया, ईरान ने अपने तीन जब सारा कुछ बंद भी कर लिया, तो फिर भी कोई जो है ना 12 मिलियन अभी भी बुझ जा रहा है। एक तो सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से उन्होंने दूसरी तरफ अपना जो पोर्ट है याम्बू का, उधर से वो गुजार रहे हैं, जो उनका रेड सी पे है, बाबुल मंदिर के जरिए। हालांकि अटैक्स भी चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ ऑयल भी गुजर रहा है। फिर यूएई ने अपना पोर्ट, वो जो फुजेरा पोर्ट है, उस तरफ शिफ्ट कर लिया। वो गल्फ ऑफ ओमान से भेज रहे हैं अपने हुर्मुज़ की जगह। और साथ ही साथ यूएई जो अपनी छोटी वो टैंकर्स और शिप्स हैं, वो उनकी लेके जाती हैं तेल, और आगे बड़े शिप्स जो हैं स्ट्रेट के बाहर खड़े होते हैं, उनमें वो लोड कर देते हैं। उन्होंने एक तरीका वो भी दिखा दिया। बिल्कुल, ये कंटिजेंसी प्लान तो इन ममालिक के पास थे पहले भी। उसकी वजह से देखें तेल की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि वो प्रेशर अमेरिका पे उस तरह का ईरान का जनरेट हो। तो अब मैं देख रहा हूँ इस वक्त थोड़ी सी डेस्परेशन बढ़ रही है, एक तरफ जाहिर है ईरान की तरफ से भी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये डेस्परेशन है कि वो ट्रम्प से समझते हैं कि उनके जो एक्शन है उस तरह से काम नहीं कर रहे, ईरान पे नेगोशिएशन से बात नहीं बन रही। तो ये थोड़ा सा एक जरा आगे आने वाले दिनों में एक थोड़ा सा खतरनाक रुख पे चीजें इख्तियार कर सकती हैं।
ओके, ठीक है। जॉर्ज सलीम साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले में गुफ्तगू कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जब भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ख़तरनाक ही साबित हो सकती है, विच लीव्स मी विद वन थिंग कि हम तो ये चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो और ये मामला पुरम तरीके से ख़त्म हो जाए, दुनिया में अमन कायम हो जाए। लेकिन क्या ये वन ऑफ दोज मामला होने जा रहा है कि जो एक मुस्तकिल और देरपा इख्तलाफ बन के उभरेगा, जैसे दुनिया में दीगर इश्यूज़ हैं उस तरह का ये भी एक इशू बनने जा रहा है? टाइम विल टेल। वक्त तो ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान की खलाई तारीख़ में एक और काबिल फ़ख्र बाब रकम होने जा रहा है और इसका नाम है जिना-1। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपनी पहली चांद गाड़ी, जो अपनी पहली लूनर रोवर है, उसका नाम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पर रखा है। और बताया जा रहा है कि 2029 में चीन के चांगी 8 मिशन के ज़रिए चांद के कुतुब जनूबी की जानिब ये रवाना होगी और इसका नाम का इंतखाब भी ख़ास अंदाज में हुआ है। तो कौमी सतह पर होने वाले मुकाबले में 4000 से ज़ायद नाम तजवीज़ किए गए थे और इनमें से जिना-1 के नाम का इंतखाब किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो है ये नाम ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि इसकी तजवीज़ सामने आती है और 14 अगस्त पर इसकी लॉन्चिंग होती है तो डेफिनेशन बिल्ड कर सकते हैं। नजम शम साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में आज, डिप्टी चीफ मैनेजर स्पार्को हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने लूनर रोवर को लॉन्च किया। ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत मेहनत होगी, हमें थोड़ा बताइएगा, बिकॉज पाकिस्तानियों का तो एक ख्वाब रहा है, हम चांद गाड़ी जब अपने बचपन से ही सुनते आते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट पाकिस्तान को एजाज़ हासिल होना इज़ अनदर थिंग। सो टेल अस मोर अबाउट इट। बेसिकली ये जितने भी डीप स्पेस मिशंस होते हैं वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत होते हैं। तो ये चाइना, रशिया और कई कंट्रीज़ का एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोग्राम है जिसका नाम इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। उसका ये छांगे 8 मिशन है जिस तरह आपने बताया। उसमें पाकिस्तान का लूनर रोवर जो अराउंड 30 किलोग्राम जिसका भी मैस होगा वो जाएगा और इंशाल्लाह 2029 में चांद की सरफेस पे ये अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। इसमें अगर हम देखें तो हमारे मेजर 300 पाकिस्तान के अपने इंडिजीनियस पेलोड्स हैं और एक इंटरनेशनल पेलोड भी है जो जर्मनी और चाइनीज़ और डच यूनिवर्सिटीज़ का कंबाइंड एक बनाया हुआ है जिसे हम सपोर्ट करेंगे, यानी उसे सारा उसका इलेक्ट्रिकल इंटरफेस और उसे पावर और उसका डाटा इंटरफेस थ्रू हमारे रोवर को। ओके सर, मुझे ये बताइएगा, आपने 2 बातें की हैं, मैं चाहूँगा कि जो आपके लिए भी हम इसको सादा करके बयान करें। एक तो फंक्शनिंग क्या होगी, हम क्या अचीव करेंगे इससे रिसर्च में और इसमें हमारे कितने मददगार साबित होगा, और दूसरा जब आप बात करते हैं पेलोड की, इसका क्या मतलब है, वहाँ पे क्या चीज़ ले जाई जाएगी लूनर रोवर के ज़रिए और वो किस काम में आएगी? जिस तरह मैंने बात की कि हमारे 3 अपने बनाए हुए पाकिस्तान के इंजीनियर्स के पेलोड्स होंगे इसमें। वो एक तो रोबोटिक आर्म है जो डिफरेंट सैंपल्स को उठाएगा, सर्वे करेगा, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा वो लैंगमेर प्रोब है जो बेसिकली चांद की डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट आइटम्स पे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा डिफरेंस को मेजर करेगा। और इसी तरह हमारा तीसरा जो है वो रेडिएशन मॉनिटर इक्विपमेंट है, क्योंकि आप जब ऊपर स्पेस में जाते हैं तो वहाँ स्पेस रेडिएशन होती हैं जो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज और सोलर कॉस्मिक रेज उसके तहत होती हैं। तो आपके क्योंकि इसके जो जैसे मैंने पहले बताया इसके नेक्स्ट मिशंस इंशाल्लाह मैंड मिशंस होंगे जो ILRS प्रोग्राम के, और वो वहाँ पे लूनर रिसर्च स्टेशन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो चाइनीज़ के अपने पेलोड्स हैं, उनके अपने रोवर होगा, वो भी उसे सपोर्ट करेगा। और सिमिलरली जो पाकिस्तान के ये तीनों पेलोड्स हैं ये भी हमारे नेक्स्ट मिशंस के लिए एक संगे मिल की तौर पर काम करेंगे। राइट, सो अभी आपने शायद मेंशन किया, आई हैव नॉट मिसहर्ड, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है? आर वी प्रिपेयरिंग आवर ओन एस्ट्रोनॉट्स एट द सेम टाइम टू ट्रैवल टू मून एज वेल? इज इट यही मैंने सुना है ना? जी बेसिकली मैं जिस तरह आपको पता है क्योंकि स्पेस एस्ट्रोनॉट का तो इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान का पहले एस्ट्रोनॉट मैन जो हैं वो जाएंगे। अच्छा, उनको अभी रिवील नहीं किया उनका नाम, आई गेस, या रिवील हो चुका है नाम? क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं हूँ तो मैं इसलिए मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन वो सिलेक्शन हो चुकी है जी, सिलेक्शन और वो इंशाल्लाह वो इस साल के एंड में ये मिशन होगा। ये भी चाइना के कोलैबोरेशन के साथ है और वो स्पेस में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट मिशंस होंगे, क्योंकि पहले मैंने बताया कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स होते हैं,
तो उसको थोड़े से, क्योंकि ये कोलैबोरेशन होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। जैसे अभी 29 में अराउंड ये छांघाई 8 मिशन लॉन्च होगा, तो उसके नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स बाद जो ILRS फर्स्ट मिशन है इसके कंसेक्यूटिव वो फिर होगा। उसकी अभी फर्दर डिटेल्स तो इस तरह से नहीं है कि उसमें कौन से पेलोड्स होंगे, कौन से किन किन कंट्रीज़ के मैन मिशंस होंगे और एक्चुअल उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। लेकिन उसका जनरल ऑब्जेक्टिव यही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लूनर रिसर्च स्टेशंस मून के सरफेस पे कंस्ट्रक्ट किए जाए। ओके, सैटेलाइट्स हमारी बहुत मदद करते हैं वेदर से लेके डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, और इसमें जब हम बात करते हैं लूनर रोवर की, जब आप वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, एक आम आदमी के लिए अगर आप बता सकें कि क्या फ़ायदा होता है उससे, हमारी रिसर्च में, उस साइंटिफिक स्टडी से क्या, और पाकिस्तान कितना गेन कर सकता है उससे? देखिए, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सारी दुनिया का, स्पेस फेयरिंग नेशंस का, चांद पे और दूसरे डीप स्पेस मिशंस पे जाने का, उसमें मेजर तो यही है कि एक आप रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करें, और दूसरा ये है कि क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसकी भी एक्सप्लोरेशन, और सिमिलरली कि जो, क्योंकि मून जो है अगर आप देखें तो अर्थ और जो दूसरे हमारे पास मार्स हो गया, जुपिटर हो गए, उनके दरमियान की एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ हो सकता है। क्योंकि एक मेजर फोकस ये भी है कि वहाँ पे हमें ऐसा कोई फ्यूल मिल जाए, लिक्विड हाइड्रोजन या इस तरह का, जो आप ज़मीन से जो कोई भी मिशन जाते हैं डीप स्पेस, वो चांद पे रुकें और रिफ्यूल करें और फिर नेक्स्ट जाएं। सिमिलरली कोई खुदा ना खास्ता अगर डीप स्पेस मिशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी कोई रिपेयर या इस किस्म का काम जो अगर हमारा बेस कैंप जी एक किस्म का प्लेटफॉर्म के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। रजब शब साहब, एक बार फिर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, आपको बेस्ट ऑफ लक, और हम तो समझें कि मुंतज़िर हैं उस तारीख़ के या इस साल के आखिर में और फिर 2029 के भी, कि जब ये लूनर रोवर जहाँ पे जाए अपनी फंक्शनैलिटीज़ करे। We can cover that, all of it, definitely. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, it was wonderful to have you. चांद पे जाके, अच्छा, ये भी होगा कभी, ये भी होगा, मुझे तो ऐसा लगता है ये भी होगा कभी, और अगर हम मून पे होंगे तो मेरे ख्याल में हम खुशी से ही विल बी हाफ गॉन टू मून एनीवेज। वेल, यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक, वी सी यू अक्रॉस। इट्स बिन अ वाइल के हमने इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज जीती है, और द लास्ट सीरीज भी वन तो छोड़ दें, वो बहुत ही पुरानी बात हो जाएगी। 1996 स्टॉप ट्रस्टिंग माय 1996 यस, ठीक है। लेकिन चलिए, पहला इम्तिहान जो है कौमी टीम का वो शुरू होने जा रहा है, और साथ ही हमने तो अभी ये बात की है लास्ट हम जीते कब थे, हमने लास्ट खेला कब था, इस पे भी सवाल होना चाहिए। 2020 जो ब्लोज हैं उससे पहले ही जो ब्लोज हैं कि बाबर आजम इज इंजर्ड एट द सेम टाइम, और लास्ट मोमेंट पर हमें लाइक बहुत सारी खबरें आ रही थी, बाबर आजम नहीं खेलेंगे, बाबर आजम खेलेंगे, बाबर आजम की एब्सेंस में कैप्टन कौन होंगे, और कल खैर फाइनली सरफराज ने जो है अनाउंसमेंट की कि जी बाबर आजम अवेलेबल नहीं होंगे। कितना बड़ा डेंट है ये पाकिस्तानी टीम के ऊपर, जहां पर हमने ऑलरेडी अभी रिसेंटली बाबर आजम को कप्तानी दी है और उसके बाद हमने सलमान अली आगा को टीम की क़यादत दे दी है। ऐसे में क्या हमारा कॉन्फिडेंस है, इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इंटरिम हेड सिलेक्टर भी रहे हैं पाकिस्तान PCB के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, आपके वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम इन द शो। सर ऑब्वियसली मेरा पहला सवाल ये है कि बहुत सारे सवालात में से पहला सवाल, सलमान अली आगा, हाउ डिड ही हैपन टू बिकम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम फॉर द टेस्ट, ऑल्दो वो सिर्फ इसी मैच की कप्तानी कर रहे हैं, बट हाउ द नेम इज इवन चोजन? अब मेरा ख्याल चॉइस यही थी और कुछ भी नहीं था, दायरा पहले भी वो करते रहे हैं, तो इसलिए एक लॉस हुआ है बाबर का जिस तरह है। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अब हम कब तक ये बातें करते रहेंगे, हमें और भी प्लेयर को देखना चाहिए। और जहाँ होता है बाबर नहीं खेलेंगे, अरे भाई ये इस पोजीशन में आपने पहुंचाया किस तरह है, आपने कभी ट्राई नहीं किया लोगों को। अभी आप बात कर रहे हैं कि अजान को हम शायद वो बैठ जाएंगे तो वो खेलेंगे, फलां को एक्सपीरियंस है। ये जगह मुश्किल ज़रूर है, बट हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही यहाँ पे थोड़े अरसे में। हम एक आध टेस्ट मैच जीते हुए, लेकिन हम जहाँ से जीत के आ रहे हैं एक मोरल हाई हुआ। इससे पहले तो बुरा हाल था हमारा, हम वेस्ट इंडीज को हरा के आए, क्योंकि हमने वहाँ पर भी
थोड़ी सी आगे पीछे टीम को किया जो कि नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है, मुझे इस सीरीज में ये लग रहा है कि आप कॉम्बिनेशन ठीक खिलाएं और सही जो है वो 11 की टीम जब खेलेगी तो आपको होगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप अब्बास को बैठा देते हैं वहाँ पे जो कि बेस्ट बॉलर होता है, फिर उसके बाद किसी और को डेब्यू करा देते हैं, उस बेचारे बच्चे के साथ भी आप ज्यादती करते हैं। वैद शाह की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ खिलाते हैं। इंग्लैंड में अगर मौका होता 3 टेस्ट मैच से, क्योंकि बारी तो आ जानी है, अगर मुश्किल हालात हुए तो बारी आ जाएगी, लेकिन इतनी मुश्किलात मुझे अभी इसलिए नजर नहीं आ रही कि उनके यहाँ भी प्रॉब्लम है और वेदर की एक होती है, क्योंकि 87 में हम यहाँ पर एक मैच जीते थे, मैं भी उसका पार्ट था टीम का। तो अब मेरा ख्याल है कि अच्छी कंडीशन है, क्योंकि वहाँ तो हाथ भी नहीं खुलते थे हम जिस टाइम में थे, हमारे 2 स्वेटर और अंदर टी शर्ट पहने हुए, लेकिन हालात ठीक है, लेकिन हम जीत के जा रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। और जम के खेलें जी, अब बहुत हो गया हार 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 और पॉलिटिक्स, अब मेरा ख्याल है हमें क्रिकेट पे ही ध्यान देना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ। लीड्स कैसा सरफेस रहता है, कैसी पिच रहती है सर? और ऑब्वियसली इंग्लैंड अगर ओवरकास्ट होगा तो दैट्स वन थिंग इज अंडरस्टूड कि वो सीम स्विंग मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिकली लीड्स की बात की जाए तो हम क्या एक्सपेक्ट करें और किस 11 के साथ आप जाना पसंद करेंगे, किस पेस अटैक के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जिसका जिक्र किया 87 में हम यहाँ पे टेस्ट मैच जीते हुए, मैं शायद गलत नहीं हूँ, और yes, 87-10 मैच आ रहा है 87 1-0 था, तो लेकिन हम डेफिनेटली वहाँ पर हमने जीता था और मैं भी पार्ट था उसका। उसके बाद हम काफ़ी, लेकिन अभी वो हालात नहीं रहे हैं। आप जाहिर है हमारी टीम में भी वो हालात नहीं रहे, लेकिन असल क्या है, आपको फेस करना है। हम अपनी बॉलिंग को तो छोड़ देते हैं, हमें फेस करना है उनकी बॉलिंग को। हम उसको किस तरह खेलते हैं, यूं कि मुश्किलात होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कंडीशन बहुत अच्छी है, इसलिए कि वो आप पे आएंगे। जाहिर है आर्चर का नाम ले रहे हैं और इनके पेसर हैं, वो आपको आपकी जो कमजोरी है उस पे जाएंगे, जाहिर आपको पीछे बॉलिंग करेंगे बहुत, तो आप उसके लिए जाहिर है जब जाता है आदमी लड़ाई लड़ने तो इंतजाम करके जाता है ना। तो आई थिंक ये 3 डे मैच जो हुआ है इसमें हमें पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं, बट हम भी बहुत 3 डे मैचेस जाके वहाँ पे खेले हैं। वो एक तरह से वो हल्की टीम, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा बहुत हल्की टीम खिलाते हैं, लेकिन साउथ शकील आए मिडिल ऑर्डर में, उन्होंने 100 किए हैं, और आई होप कि अब बाबर की बात को मेरा ख्याल हम ज़्यादा ना छेड़े तो अच्छा है। हम कहें कि ये लड़के अब इनको खिला के हम देखें, भाई आप लोग बहुत कहते हो अजान है, ये बच्चे करके आ रहे हैं ना ये लोग, तो आप खिलाएं। ये नहीं सोचे 3 टेस्ट मैच है, बारी सबकी आ जाएगी, अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं की तो आपने खिलाना ही खिलाना है। 2 टेस्ट मैच के बाद 1-2 इमाम मौजूद है, शान मौजूद है, और फिर और शफीक ने पीछे परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त दी है। ऐसे प्लेयर हमें चाहिए, रूट जैसे प्लेयर, उनका मेन प्लेयर है जो पूरी लंबी बारी, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं लंबी बारी, पूरा दिन खेल के दिखाओ, 90 ओवर खेल के दिखाओ पूरे, तो आपका पता चलेगा आप में कितना है। आपको पता है उन्होंने आपके ऊपर आन के फायरिंग करनी है, आप पे पहुंचने करनी है, सब कुछ है, लेकिन सरफेस मुझे बहुत ग्रीन नजर नहीं आएगा। बस आप ये सोचें कि वो आपको पीछे करेंगे तो आपको किस तरह उससे टैकल करना है, और 11 की मेन टीम आप खिलाएं, सही टीम खिलाएं, और वो गलत है कि तो किसी को जबरदस्ती डेब्यू करा कहते हैं कि आप 11 की टीम खिलाएं और सही टीम खिलाएं। ऑब्वियसली मर्जी तो अपनी करनी है, उधर जो टीम मैनेजमेंट मौजूद है किसको बिठाते हैं किसको खिलाते हैं, लेकिन आपके जहन में अवेलेबल प्लेयर्स में से व्हाट विल बी योर ऑर्डर, क्या समझते हैं, नोइंग के हमारा पेस अटैक कैसा है, उनका पेस अटैक कैसा है और हमें उन्हें फेस करना है लंबी बारी के लिए? देखिए, पेस अटैक तो हमारा मीडियम है, एक्चुअल फास्ट तो नहीं है, थोड़ा सा आमिर जबाल करते हैं, जाहिर है उनको मेरा ख्याल खिलाएंगे, क्योंकि ये डरते हैं कि भाई अब बैटिंग लंबी कर दें, लेकिन वो एक्चुअल तो एक ही परफॉर्मेंस उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थी जो 50 रन उन्होंने किए थे, लेकिन उसके अलावा तो आप इनको ऐसे ऑलराउंडर नहीं कह सकते जो माजी में हमारे पास रह चुके हैं। लेकिन बहरहाल आपने वही करना है कि आप बैटिंग बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल तो अगर बाबर नहीं खेलते तो शान मसूद अगर फिट हैं तो उनको आ जाना चाहिए। फिर ओवैस जो है जफर, वो बहुत ही खराब खेला है उन्हें क्रिकेट,
तो मेरा ख्याल है सऊद शकील उनकी जगह आ जाएंगे। फिर 3 पेसर आपके मेन जो इस वक्त हैं, जो मैं जो खिलाना चाहूँगा, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद को मैं चाहूँगा कि वो खेलें। और स्पिनर पे यकीनी तौर पे जो है हमारे अली उस्मान ने 5 आउट किए हैं साइड मैच में, अपनी जगह है, लेकिन आई गो विद साजिद खान के साजिद खान को ये खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी डेप्थ अच्छी जाती है, 30-40 रन तो वो भी कर देते हैं ऑलमोस्ट, जो है ना वो भी ऑलराउंडर ही हैं। तो साजिद मैं इज तो अ इस पे जाऊंगा। कैरेक्टर, साजिद इज अ कैरेक्टर, और Character, ऐसे जी हाँ, कैरेक्टर की जी हाँ। हमारी टीम में बड़ी जरूरत थी। पिछले कई सालों में बड़ा बहुत टिमिड ज़रूरत। हो गए थे तौसीफ साहब। अच्छा, एक जी चीज़ मैं हाँ। आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो आप बात कर रहे हैं कंपैरिजन बॉलिंग की, वहाँ से आर्चर हो गए और कार्स हो गए, आई मीन वो लंबे तड़ंगे और इतना बाउंस। जब हम बात देखते हैं पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप की, तो ऐसा नहीं है कि वी आर शाइंग ऑफ सम एक्सपीरियंस। चांद मसूद अपनी पूरी क्रिकेट वहीं खेले हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक रिसेंटली वहाँ से खेल के आ रहे हैं, सलमान अली आगा को भी काउंटी खेलने का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस है हमारे पास। इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस। सरफराज के अंडर, जो कि खुद एक फायरी कैरेक्टर है, पाकिस्तान को आप वेस्ट इंडीज़ में हमने देखा उन्होंने फाइट बैक किया, क्या चांसेस हैं हमारे रिलेटेबल यहाँ पे सर? देखिए, आप माजी में अगर चले जाएं ना तो आपकी मेरे ख्याल है कुछ 6-8-10 प्लेयर जो थे वो काउंटी या लीग या ये सब खेलते थे, और उससे बड़ा फायदा होता था इंग्लैंड में। गो कि हम वहाँ पर भी 19-20 रहे जरूर हैं, लेकिन हमने हमारे बैट्समैनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। तो आप जिस तरह बता रहे हैं, शान ने यस लीग क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट इसमें खेला, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। वेदर वो नहीं है जो किसी टाइम में होता था। आपने जो बात की ना, देखिए आपको पता है कि उनके पास क्या पेस बॉलिंग है। आप उसको इस तरह टैकल करें जिस तरह अभी टीमें खेल के गई हैं इनके पास। उनको तो पहले कोई भी नहीं हरा सकता था इंग्लैंड में, लेकिन अब वो हारना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी टीमें अच्छी बन के जाती हैं, न्यूजीलैंड जा रही है, इंडिया जा रही है, जाके फाइट करते हैं। आप भी फाइट करें, वो आपकी कमजोरी को सोचेंगे, बिल्कुल, लेकिन आप समझ रहे हैं ना उसको कि किस तरह आपने उसको टैकल करना है। Probably Pakistan will not be able to win from here, तौसीफ साहब, लेकिन हम जीतने के लिए वहाँ पर गए हैं, तो हमें वो फाइट कम से कम पुट अप करनी चाहिए। तौसीफ साहब, वक्त की कमी है, लेकिन आपके वक्त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे आज मैच होने जो जा रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके ऊपर आज आपने हमसे बात की है। डेफिनेटली आगे वाले शोज़ में भी आपको लेते रहेंगे। फिल वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं बरतानवी पाकिस्तानी फिल्म साज सिमाब गुल की, जिन्होंने अवार्ड हासिल किया गो स्कूल। उन्होंने मूवी बनाई और उसकी नुमाइश रोकने का जो मामला है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये सिंध हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। फिल्म गो स्कूल एक फिक्शन फिल्म है जो ऐसे स्कूल्स के मसले को उजागर करती है जो मौजूद तो होते हैं, लेकिन वहाँ तालीम का निज़ाम मौजूद नहीं होता। यानी स्ट्रक्चर ज़रूर है, लेकिन अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है। जी हाँ, फिल्म बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई भी हासिल कर चुकी है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड भी जीत चुकी है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समेत दीगर आलमी फिल्मी मेलों में इसकी नुमाइश हो चुकी है। इट्स अ थिंक ऑफ प्राइड फॉर अस। तो सीमाब गुल, जो कि हिदायतकार हैं फिल्म के, हमारे साथ मौजूद हैं। सीमाब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग हेयर इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन। तो सीमाब, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट योर फिल्म। ऑल्दो इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, बट इट्स स्टिल सो रिलेटेबल पाकिस्तान में, और नॉट ओनली इन सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा जो है इट्स आउट ऑफ स्कूल। एक तो ये अलग चीज़ है ना, बट देन कम्स द गोश स्कूल एज वेल। क्या सोच के आपने इसको कंसीव किया, फिर इसको डायरेक्ट किया? हाउ इज़ द रिस्पॉन्स? जी, मेरी फ़िल्म का नाम गो स्कूल है, और ये एक 10 साल की बच्ची की फ़िल्म की कहानी है। और वो गर्मियों की छुट्टियों में उसको पता चलता है कि उसका वाहिद स्कूल जो गांव में है वो बंद हो चुका है। तो वो पूरी मूवी में जाती है गांव में और मुख्तलिफ़ लोगों से पूछती है कि क्यों बंद हुआ, और हर बंदा उसको एक मुख्तलिफ़ जवाब देता है। एक रूमर भी स्प्रेड है कि ये स्कूल हॉन्टेड है और टीचर को भी जिन पड़ गए। तो ये मेरी कहानी एक मिस्ट्री है, एक मैजिकल रियलिस्ट कहानी है, और ये बच्चों की स्टोरी है, फैमिली फ्रेंडली है। और मैंने खुद लिखी, डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की।
कराची में 200 कैस्ट एंड क्रू थे हमारे। समाब, आई हैव सीन द मूवी एंड डेफिनेटली ओवरऑल जो आपने डायरेक्शन की है इस मूवी की वो बहुत ही खूबसूरत है। और जो आपने मिस्ट्री की बात की, जिस तरह से आप उसका एक सस्पेंस रहता है बच्ची के गिर्द की और उसकी जो चाहत है पढ़ाई की, वो भी फिनोमिनल है। कैसा रिस्पॉन्स अराउंड द वर्ल्ड रहा है व्हेन इट कम्स टू गो स्कूल? वहाँ क्या रिलेटेबिलिटी की वजह से ये मूवी इतनी पज़िराई हासिल कर पाई है, या ये कि ये स्टोरी उनके लिए डिफरेंट है? जी, मेरी कहानी थोड़ी सी हट के है, ट्रेडिशनल वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मूवी से वो नहीं है, इसलिए कि बच्चों के बारे में है और एक बच्ची 10 साल की है जो वो लीड एक्टर है। दुनिया में बहुत ही फ़िल्म को प्यार मिला और रिस्पेक्ट मिली। मैं आई वाज़ वेरी हैप्पी जब मैंने देखा कि बर्लिन में हज़ारों बच्चे रिलेट कर रहे थे मूवी से और इतने ज़्यादा सवालात पूछ रहे थे और हर किस्म का सवाल पूछ रहे थे कि जिन क्या होते हैं, करप्शन क्या होती है, ब्राइबरी क्या होती है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारे बच्चों को भी देखनी चाहिए और सवालात पूछने चाहिए। ये इतनी ज़बरदस्त मौजू पे फिल्म है, तो मैं आप ये कंपेल हो रहा हूँ ये पूछने पे कि क्यों ये बैन हुई है। आपको कुछ पता चला है इस हवाले से? जी, वी पास द फेडरल सेंसर बोर्ड। हमने वो पंजाब के भी सेंसर बोर्ड को क्लियर कर लिया है और जब सिंध में आए तो उन्होंने एक लेटर भेजा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट सुटेबल फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आए कि ये क्यों बैन हुई। शायद उनको टाइटल नहीं पसंद आया। टाइटल है गो स्कूल और ऑफ कोर्स हर पढ़े लिखे बंदे को पता है कि पाकिस्तान में हज़ारों गो स्कूल हैं और सिर्फ सिंध में 7,000 से ज़्यादा गो स्कूल हैं और करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। राइट। अच्छा, एक मूवी के ऊपर बैन लगना एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ना होना एक अलग मामला है। ऑब्वियसली उसका एक केस चल रहा है, आप उसे फाइट कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है। सो हैज़ देयर बीन, आई मीन सिंध हुकूमत बहुत कोशिशें कर रही है कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे रिवाइव किया जा सके, उसे डीपन किया जा सके। तो इस हवाले से कोई तगोदो की गई हो आपकी जानिब से, आपकी टीम की जानिब से, कि अगर इस पर अहम शख्सियात से बात की जा सके और उनको समझाया जा सके कि ये फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट है ख़ास करके बच्चों के लिए? जी, मेरी फ़िल्म मैंने खुद मैं इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर हूँ, मैंने खुद प्रोड्यूस की और ये चीज़ प्रोड्यूस करना इतनी महंगी और इतनी मुश्किल चीज़ होती है। हमने अपना खून पसीना लगाया और ये बहुत वो दुख की बात है कि इतनी छोटी सी कहानी बच्चों के बारे में इन लोगों ने बैन कर दी है। तो हम चाहेंगे कि हम कराची में लाएं जहाँ पे हमने शूट की है 200 क्रू एंड कास्ट मेंबर्स से के साथ इतनी मुश्किलात से, और हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे शो करें अपने लोगों के साथ देखें और हम डिबेट खोलें कि गो स्कूल्स क्यों हैं और क्यों अलाउ किए जा रहे हैं और कागज़ पे स्कूल हैं और असल में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये डरावनी बात है। मेरी फिल्म डरावनी नहीं है, मगर ये असल में बहुत ही खौफनाक बात है कि हमारे करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और यही हम कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे, इसको ऐसे ही हाईलाइट कर सकते हैं। यही सेहतमंद माशरों की जो है वो अक्कासी होती है। सीमा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, हमने काफ़ी इस पर बात कर ली है, बट कास्ट के बारे में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। जो आपकी प्रोटैगनिस्ट हैं, जो बच्ची है मेन कैरेक्टर, उनकी कास्टिंग कैसे की आपने? वॉज शी एन एक्टर ऑलरेडी या फिर यू जस्ट फाउंड हर? और ओवरऑल कास्ट जो है आपने कैसे की, कैसा रहा ये सारा प्रोसेस? तो कास्टिंग प्रोसेस बहुत अच्छा था, बहुत गुड एक्सपीरियंस हुआ। हमने नॉन एक्टर्स काफ़ी लिए, कुछ नापा से थे, कुछ आर्ट्स काउंसिल से थे। हमारा इतना ज़्यादा टैलेंट है। मेरी लीड एक्टर नज़ोलिया अरसलान है, वो 13 साल की बच्ची है, कराची में की पढ़ती है, कराची की रहने वाली है और शी इज़ सुपर टैलेंटेड। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी उसको। और शी इज़ अ चाइल्ड एक्टर फ्रॉम द एज ऑफ 7।
तो जब 7 साल की थी उसने एक्टिंग शुरू की, टीवी ड्रामास में भी काम करती है और कमर्शियल्स में भी और फिल्मों में भी। और वो बहुत बहुत टैलेंटेड लड़की है, बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और क्लेवर लड़की है। ऑलराइट, जस्ट वन लास्ट थिंग, आपको 30 सेकंड्स। इस मैं डिबेकल तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस सारी बैन वैन और उसके बाद आपके हौसले टूटे तो नहीं है? आर यू वर्किंग इनटू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट? जी, मैंने अपनी नेक्स्ट फिल्म भी शूट की है, कराची में शूट की है और अपने ही लोगों के साथ, और इसका नाम है हेवन ऑफ होप और इंशाल्लाह अगले साल रिलीज होगी। मगर उससे पहले हम गो स्कूल अपने शहर में, अपने मुल्क में लाएंगे और सब ऑडियंसेस के लिए सिनेमाज भी आएंगे और टीवी में भी आएंगे। एंड आई एम श्योर कि कम से कम हेवन ऑफ होप नाम से किसी को कोई मसला नहीं हो सकता। इफ अगर किसी को मसला था गो स्कूल से। थैंक यू सो वेरी मच, आपके वक्त फुल टू हैव यू एंड ऑल द बेस्ट आपकी फाइट के लिए। वी रियली होप कि आपकी मूवी कराची वाले देख सकें और इसे एंजॉय कर सकें। वेल, इसके साथ ही वक्त हो गया है ब्रेक का। स्टे विद अस। आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, एक ऐसा दिन जो तस्वीर के ज़रिए लम्हों को महफूज करने वाले फ़न, हुनर और साइंस को खराज तहसीन पेश करता है। दुनिया कितनी आगे चली गई है। तो एक वो वक्त था कि जब बड़े बड़े कैमरास से हम जाके ऐसे सांस रोक के तस्वीर खिंचाते थे, अब तो हम खुद ही खींच लेते हैं अपने मोबाइल से। तो आज के इस अहम दिन पे टेक्नोलॉजी कहाँ जा चुकी है और कैसे इस फील्ड ने अपने आप को टेक्नोलॉजी से हम आहंग रखा हुआ है, इवॉल्व किया हुआ है। द वेरी फेमस आर वेरी ओन टप्पू जवेरी हमारे साथ मौजूद हैं। यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यू हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू क्लिक ब्यूटीफुल। तो टप्पू साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेल, हैप्पी फोटोग्राफी डे बाय द वे। Walaikum salam. Thank you so much. This is my special day. Oh, yeah. I am sure आपको ऐसा ही लग रहा है जैसे it's your birthday, is it? This is my birthday. मेरे कैमरा की भी तो एक सालगिरह होनी चाहिए। Yeah, definitely. टप्पू साहब, obviously आपका तो वाइडर होराइजन में बहुत सारा एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू फैशन फोटोग्राफी, मॉडल फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, यू नेम इट। आपकी फेवरेट क्या है बाय द वे, एंड कितना अच्छा लगता है जब नई जनरेशन अब फ़ोन से सब कुछ क्लिक कर रही है और नई, मेरे ख्याल में जो जहद आ गई है दिस AI, इसको कैसे फोटोग्राफर्स परसीव कर रहे हैं? बस AI ऐसी चीज़ है कि अभी तो परफेक्ट नहीं होगी, पर आगे जाके बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी और फिर हमें घबराना होगा कि कौन सी तस्वीर असली है, कौन सी नकली है, अभी भी पता नहीं चलता। बट आई थिंक यू हैव टू स्टे विद टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपने भी बढ़ना है उसके साथ ही। अगर आप पीछे रह जाएं तो पीछे ही रह जाएंगे। और शादिया ने जो आपसे सवाल किया कि विच जॉनरा इज योर फेवरेट एंड व्हाई? आई लव पोर्ट्रेट्स। मेरा यह है कि लोग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, लोगों की शक्लों में आपको सब कुछ पता चल जाता है। सो पोर्ट्रेचर इज़ माय फेवरेट। रहा फैशन मेरे लिए बस एक इलेबरेट पोर्ट्रेट होती है और जानवर जो हैं वो कभी कम किया है, बट जब किया है तो बहुत मज़े आए हैं। राइट। अभी हम जब देखते हैं थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, अब तो मेरे ख्याल में हर कोई कह लें कि उसके अंदर एक फ़ोटोग्राफ़र छुपा हुआ है और वो अपने तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी करता है, और मेरे ख्याल में खुद लोग अपने मॉडल होते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर करके लोग खुश होते हैं। बट जो प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफ़ी को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या फ़ोटोग्राफ़ी में नाम बनाना जैसे आपने बनाया बहुत मुश्किल काम है? अब ज़्यादा मुश्किल हो गया। हमारे ज़माने में तो 4 फोटोग्राफर थे तो फ़र्क क्या पड़ा। बट अब जो है ना, अब 4 के बजाय 4 करोड़ हैं, तो हर इंसान के पास जो फ़ोन है हाथ में तो वो फोटोग्राफर बन जाता है। बट राह ये है कि अगर आप इंटरेस्टिंग इमेजेस बनाएं, अगर आप का कॉन्सेप्ट, आपकी टेक्निक अलग है दूसरों से, तो आप इमीडिएटली फेमस हो जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, बिकॉज़ यहाँ तो पहले तो हम 4 मैगज़ीन होती थी, 4 फोटोग्राफर होते थे, हर इंसान लड़ता था उसके अपनी पिक्चर प्रिंट करने के लिए। अब तो आप सोशल मीडिया पे लगा दें तो हज़ारों लोग देख लेते हैं। तो इट्स ईजियर एंड मोर डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। अच्छा टप्पू साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा फॉर द एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स जो पढ़ भी रहे हैं इसको इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। आपने बात की कि जनाब, और बच्चे ये कहते हैं कि यार हाई फाई कैमरा हो,
हाई फाई लेंसेज हों, तभी हम चीज़ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन चीज़ को अपने जहन में परसीव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड हाउ टू डेवलप दिस टेक्निक। दिस सेंस, या नहीं, आई थिंक ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास बेसिक भी कैमरा है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब आपका हाथ जब साफ़ हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो कैमरा लिमिटेड लगेगा, फिर आपने टेक्नोलॉजी अपने अपने सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस के साथ और अपने अपने स्किल लेवल के साथ बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। जब इंसान बहुत अच्छा काम करेगा तो उसने अपनी सिलाई मशीन थोड़ी बेहतर करनी है और ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बट बेसिक मटेरियल के साथ आपके साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपको घबराना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी, हर कोई ये कहता है, जो लोग किसी भी क्रिएटिव फील्ड की तरफ आने लगते हैं, मेरे ख्याल में उनका फर्स्ट बैरियर उनकी अपनी फैमिली होती है कि पैसे कितने कमाओगे, तो जाना चाहिए इस फील्ड में या नहीं जाना चाहिए। Coming it from a photographer in this world at this time, would you suggest photography for youngsters as a career? Definitely I would. It not you know, जब मैं सबको बोलता रहता हूँ कि my camera is my all access pass. I can go into any place if I have a camera in my hand. कोई रुकाता नहीं है। मैंने अजीब अजीब कॉन्सर्ट्स में पहुंच जाता हूँ, लोगों के घरों के अंदर पहुंच जाता हूँ। Your camera is an all access pass. So I really tell people that if you don't have to be a photographer, but at least start by being a photographer so that you can open your horizons to the world. You learn how to see things completely differently once you have a camera in your hand. Absolutely. तो ये इनसे बेसिकली लोगों के दिमाग खोलने पड़ते हैं और ये फोटोग्राफी बहुत अच्छी जरिया है उसके। Great. Thank you so much टप्पू जवेद साहब। Once again हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और हम आपकी तस्वीर से इसी तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होते रहना चाहते हैं। कीप क्लिकिंग एंड कीप क्लिकिंग गुड। बहुत शुक्रिया। सो जनाब, विद दैट हम आपसे अब इजाज़त लेंगे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे तो है, तो मैं और सादिया एक अपनी सेल्फी ले लेते हैं। आप लोग भी जाएं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे, तस्वीर खींचें और हमें शेयर करें। लेट्स सी, एक साथ हम करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय। यू आर क्लिकिंग इट, लेट मी डू इट। फ्रंट तो कर लें। बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।